वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस आ रही है सभी को? यस। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो हमने जो लीनियर मोशन में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था वहां पे। तो वहां पे क्या था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, आप एक्सटर्नली कोई भी फोर्सेस में उसके सिस्टम में चेंज नहीं कर रहे हो, तो जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा। ठीक है। तो जैसे गन बुलेट सिस्टम हमने पढ़ा था कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है जब वो रेस्ट पे होते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, जब उनके पास कुछ वेलोसिटी गेन हो जाती है तो m2v2 प्लस m2u2 प्लस m2v2 फाइनल मोमेंटम। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर होता था। तो यहाँ पर भी आप उसी सेम लॉजिक को यूज करोगे। तो यहाँ पर जो ये एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, तो ये बोलता है कि वहां जैसे क्या होता था कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तब आपका क्या होगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यहाँ पे फोर्स की जगह क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। ठीक है। लीनियर मोमेंटम में जैसे फोर्स होता है वैसे ही ये एंगुलर मोमेंटम या रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टॉर्क होता है। तो अगर आप टॉर्क को, एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो रखते हो या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते हो, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व रहेगा, यानी कि जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा। तो इसे कैसे समझ सकते हैं, पहले तो इसकी वो लिख लेते हैं डेफिनेशन की, इफ नेट एक्सटर्नल torque is zero, total angular system, total angular momentum of the system is conserved. ठीक है। तो मतलब ये है कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम है वही आपका फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है। तो कल हमने जैसे कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका एल होता है, और एल क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। ठीक है। तो अगर मान लो इनिशियल मोमेंटम आपका कुछ ऐसा है कि L1 है, तो वो आपका L2 के बराबर होगा, या L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल आप बोल सकते हो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। या अगर इनिशियल के लिए आप कुछ ऐसा लिखना चाहो कि R इनिशियल, P इनिशियल, और ये साइन थीटा जो भी होगा इज इक्वल टू R फाइनल और P फाइनल इंटू साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा यहाँ पर मे बी चेंज हो सकता है, बट कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। तो इसलिए इसको साइन थीटा इनिशियल और साइन थीटा फाइनल भी कर सकते हैं। मतलब ये बस रिप्रेजेंट करने के लिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का भी एक लॉ होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब यही है कि कोई रिजिड बॉडी है वो रोटेशनल मोशन कर रही है, तो हम कैसे बोलेंगे कि भाई वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है। तो जैसे आपने देखा था कि लाइक लीनियर मोशन में जब भी हम बात करते थे, लाइक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसके ऊपर कोई भी और नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम बोलते थे कि ये बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में, या बॉडी कोई रुकी हुई है, उस पे सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्सेस का सम जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो बॉडी क्या होती थी, इक्विलिब्रियम में होती थी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि a rigid body is said to be in mechanical equilibrium if both its linear momentum and angular momentum are not changing with time। ठीक है। मतलब ना तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा और ना ही एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, तब हम उसको बोलेंगे कि भाई एक रिजिड बॉडी क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। और दूसरी चीज ये भी है
कि मतलब यहाँ पर बेसिकली कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, लाइक मतलब खाली जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे जब हमने पढ़ा था कि लाइक ये कोई अगर मास रखा है कहीं पर, एम मास रखा है, और इस पे अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, एफ नेट अगर जीरो है, तो ये पार्टिकल या ये मास जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में कंडीशन में होगा। मतलब मान लो कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और 5 न्यूटन का ही इधर से लगा दिया, तो फोर्सेस बैलेंस हो गए, यानी कि नेट फोर्स का सम जीरो हो गया, यानी कि वो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में थी। लेकिन ये कब का केस था, जब बॉडी आपकी रेस्ट पे थी, ठीक है, जब बॉडी आपकी रेस्ट पे थी तो तब का केस था। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, यानी कि जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तब हम कैसे बोलेंगे कि भाई ये जो बॉडी है वो रेस्ट में होगी, ठीक है। तो लाइक डायनेमिक कंडीशन है कि जब बॉडी मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, तो दो कंडीशन यहाँ पर आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहली तो ये है कि जो नेट फोर्स है वो आपका जीरो होना चाहिए बॉडी के ऊपर, और दूसरी जो कंडीशन यहाँ पर रहती है वो ये रहती है कि जो टोटल टॉर्क है यहाँ पे, ठीक है, टाउ नेट, वो भी आपका यहाँ पर जीरो होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हो जो कि रोटेशनल मोशन कर रही है या करना चाहती है, तो पहली चीज तो ये है कि उस पे एफ नेट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी कि जो आपके लीनियर फोर्सेस उस पे लग रहे हैं उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, बिकॉज आप क्या चीज देखोगे कि लाइक कभी भी आप क्या कर रहे हो, मान लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड यहाँ पे कोई बॉडी है एंड ये मान लो रोटेट कर रही है, तो ये अगर रोटेट कर रही होगी तो ये किसकी वजह से रोटेट कर रही होगी, टॉर्क की वजह से रोटेट कर रही होगी, बिकॉज टॉर्क इज रोटेटिंग फोर्स। लेकिन आप सिर्फ फोर्स की अगर बात करोगे तो यहाँ पर सिर्फ फोर्स तो जीरो होगा, टॉर्क लग रहा होगा लेकिन फोर्स इसमें जीरो होगा, जो लीनियर फोर्स होता है उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो तब भी लेकिन ये रोटेट कर रहा होगा, तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई फोर्स यहाँ पर जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। हमें दो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करवानी पड़ती है। पहली तो ये कि नेट फोर्स उस पर कोई नहीं लगना चाहिए, मतलब ये है कि इधर से मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ सो दैट कि वो इधर की तरफ भागे इस एक्सिस से, तो ऐसा फोर्स भी नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि लाइक एक फोर्स इधर लग रहा है इस बॉडी पे और एक फोर्स इधर लग रहा है, मतलब टॉर्क लग रहा है, ठीक है, टॉर्क लग रहा है या एक कोई कपल बन रहा है इनके ऊपर जो ये इसको घुमाना चाहते हैं, तो वो नेट टॉर्क की वैल्यू भी यहाँ पर जीरो होनी चाहिए। तो दो कंडीशन रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के केस में यहाँ पर आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो आपका जीरो रहेगा, ठीक है। और बाकी ये काम करना है, इसके एनसीईआरटी की प्लीज एक बार रीडिंग जरूर कर लेना, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए होंगे तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सभी को। यस सर। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो पहले आप लोग मेरे को बता दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा। तो कौन बताएगा मेरे को, अखिला आप बताओ। अखिला, निकिता आप बताओ। बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। अच्छा, निकिता।
नहीं आ रहा। तन्नू आप बताओ। सर जैसे कोई बॉडी मूव करती है, जैसे उसमें टॉर्क लगता है तो वो घूमने लगती है, तो उसमें उसकी गति का जो विरोध होता है वो कहते हैं। अच्छा, और अगर घूम रही है फिर, तो किस चीज का विरोध होगा? सर जैसे कोई वस्तु घूम रही है तो वो थोड़ी देर बाद ना घूमना बंद कर देगी, मतलब उसमें एक बल वो लगेगा, अलग से एक फोर्स टाइप लगेगा जो उसकी गति का विरोध करेगा। नहीं, वो तो रेजिस्टेंस हुआ ना, वो तो फ्रिक्शन फोर्स हुआ और एयर रेजिस्टेंस हुआ। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हुआ? तो देखो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एक टर्म है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इनर्शिया। एंड जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इनर्शिया जो होती है वो किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि वो क्या करेगी, बॉडी रेजिस्ट करेगी, रेजिस्ट चेंज इन इट्स पोजीशन, ठीक है। तो बेसिकली यही टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। हम जब वो पढ़ रहे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जब आपने पढ़ा था, तो वो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी है तो वो रेस्ट पे रखेगी, मतलब रेस्ट पे ही रहेगी, या रहना खुद से भी चाहती है जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर कुछ ना कुछ अप्लाई ना किया जाए। या फिर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, और फर्स्ट लॉ में हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। इनर्शिया वही प्रॉपर्टी होती है जो उसको अपने मोशन या पोजीशन में चेंज लाने से रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिकली मतलब ये होता है कि लाइक कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो कोई भी बॉडी मान लो अगर अभी रेस्ट पे है, एंड मैं उसको रोटेट करवाना चाहता हूँ उसके एक्सिस पर, ठीक है, उसके एक्सिस पर अगर मैं उसको रोटेट करवाना चाहता हूँ, तो पहले क्या होगा, वो बॉडी रेजिस्टेंस दिखाएगी इस चीज के लिए कि उसको घूमना नहीं है, उसको रुके रहना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये प्रॉपर्टी हो गई कि मैं जब किसी चीज को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पे टॉर्क लगा के, सो दैट कि वो रोटेट करे, लेकिन वो रोटेट करना नहीं चाह रही, मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पर पहला हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जब वो रेस्ट से मोशन में आना चाहती है। लेकिन उसके बाद मान लो कि कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होता या एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होता, तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो या इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है उसके पास, तो इनर्शिया के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, वो बॉडी घूमना पसंद करेगी, अब वो रुकना नहीं चाहती है, ठीक है। नहीं वैसे तो क्या है कि अभी अगर आप ऐसे नेचुरल वर्ल्ड में देखोगे तो आप घुमाओगे तो थोड़ी देर बाद रुकी जाएगी। लेकिन आप ऐसा सोचो कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन अगर ना हो, तो एक बार अगर आपने उसको घुमा दिया तो वो घूमती रहेगी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। लेकिन क्या है कि अगर मान लो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर मैंने उसको एक बार घुमा दिया तो वो घूमती रहेगी। और अगर उसके बाद फिर से मेरे को रोकना है, तो जब वो बॉडी घूम रही है तो रोकूंगा जब मैं, तब वो फिर से क्या होगा, एक इनर वो रेजिस्टेंस दिखाएगी इस चीज के लिए कि भाई मैं तो अब घूमना चाहती हूँ क्योंकि क्योंकि मैं मोशन में आ चुकी हूँ, एंड अब मेरे को जो है वापस से नहीं रुकना। तो इस तरीके से लाइक इनर्शिया आपको बार बार देखने को मिलता है कि जब रेस्ट से बॉडी मोशन में जाएगी तब आपको ये इनर्शिया दिखेगा, और जब मोशन से रेस्ट में आप लेकर आने की कोशिश करोगे से तब आपको इनर्शिया की प्रॉपर्टी देखेगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिकली मतलब यही है कि जो रेजिस्टेंस कोई भी बॉडी दिखाती है अपने रोटेशनल मोशन के टाइम पे, या तो वो रेस्ट से मोशन में जाना चाहती है या फिर वो मोशन से रेस्ट में जाना चाहती है, दोनों ही केसेस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेगा, ठीक है। तो यहां से आप समझ क्या सकते हो कि लाइक जैसे किसी भी चीज का अगर मास ज्यादा है, ठीक है, तो उसको रोटेट करने में जो आपका टॉर्क लगेगा वो भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, बिकॉज इनर्शिया लाइक एक तरीके की मास की प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है। और दूसरी चीज कंडीशन यहाँ पर ये है कि लाइक वो जो मास का डिस्टेंस है, ठीक है, वो जो मास का डिस्टेंस है आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अगर वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो तब भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर ज्यादा होगा। तो लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है
इसकी जो डेफिनेशन है, बेसिकली डेफिनेशन तो फॉर्मूला के बेस पर ही लिखी है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो लाइक कुछ इस तरीके से इसको समझ लेते हैं कि ये मान लो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे यहाँ पर मान लो इतनी दूरी पर कोई मास है। इतनी दूरी पर अगर मास मैंने सपोज यहाँ पर ये m लिया है और इसकी जो दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन से वो r के बराबर है, तो यहाँ पर जो है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होता है mr²। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा है, ये पार्टिकल जो बेसिकली मैंने माना है, आप इसको समझ सकते हो कि कोई बॉडी रोटेट तो कर रही है, लेकिन रोटेट करने के बाद ये जो मैंने m जो मास माना है वो आपका सेंटर ऑफ मास है, मतलब कि जहां पर सेंटर ऑफ मास उसका लाई कर रहा होगा। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी बॉडी को आप रोटेट अगर करना चाहते हो तो उसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे मासेस के, उन छोटे छोटे पार्टिकल का आप इनर्शिया क्या करते हो, एक साथ कैलकुलेट करके ऐड करते हो, तब आपको नेट इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू mr² जो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिला है फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो m का मतलब क्या है, मास, यानी कि मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लो आप कि लाइक आपके पास दो व्हील हैं इस तरीके से। ठीक है, आपके पास सपोज दो व्हील है एंड इसका मास, पहले वाले का मास सपोज ज्यादा है, सपोज 10 kg के बराबर है, और दूसरे वाले का जो मास है वो 5 kg के बराबर है, और यहाँ पे मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बीच में। तो जब आप 5 kg वाले, अभी मान लो कि दोनों रेस्ट पे इनिशियली, तो अगर आप 5 kg वाले को घुमाने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अब फोर्स अगर कम लगाना पड़ा, इसका मतलब क्या था कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, यानी कि उसने रेजिस्टेंस कम शो किया, सो दैट आप उसको कम फोर्स लगा के घुमा पाए। लेकिन अगर 10 kg का ये व्हील होगा आपके पास, तो आपको जो है 5 kg वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा फोर्स, मतलब रोटेटिंग फोर्स जिसे हम टॉर्क बोल रहे हैं, वो लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उस व्हील के पास ज्यादा टेंडेंसी थी मोशन को कंट्रोल करने की, यानी कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई, और बाकी दूसरी चीज ये है कि आर जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि आर जो है जितना ज्यादा दूर होगा, ठीक है, उतना ज्यादा यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब लाइक इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर से दो व्हील्स हैं, एंड अब यहाँ पर कंडीशन बेसिकली क्या है कि एक में आपने क्या करा है, व्हील को अंदर से हॉलो कर दिया है। ठीक है, और इसका जो सारा का सारा मास है वो इसकी बाउंड्री पर है, यानी कि जो आजकल आप देखते हो जैसे साइकिल का जो टायर होता है या साइकिल का जो व्हील होता है, तो आपने देखा होगा लाइक व्हील के ऊपर जो टायर होता है वो यहाँ बिल्कुल इसकी बाउंड्री पे होता है, और बीच में क्या होते हैं, बीच में इसके स्पोक्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मान लो कि ये आपकी पुराने जमाने वाली कंडीशन है, यानी कि जब अर्ली मैन ने अपना जो ये टायर या व्हील डिस्कवर किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने जो टायर या व्हील बनाया था वो बिल्कुल ऐसा था, अंदर से सॉलिड, मतलब वो क्या करते थे, वो अंदर से इसको हॉलो नहीं रखते थे क्योंकि उन्हें इतना नहीं पता था। ठीक है, तो उन्हें जो है इस चीज के बारे में इतना नहीं पता था, तो वो क्या करते थे, इस व्हील को पूरा अंदर से सॉलिड रखते थे। तो अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जब आप मास देखोगे तो पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड अगर मान लो इन दोनों का मासेस जो है मैं सेम ले लेता हूँ, मान लो कि ये वाला जो टायर है या जो व्हील है ये भी 5 kg का है, और दूसरा वाला भी मान लो ये 5 kg का है, और यहाँ पर क्या करा है मैंने, मास को उसकी बाउंड्री पे लगा दिया है, लेकिन पहला वाला जो केस है उसमें मेरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि लाइक अगर मैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ, मान लो अगर फर्स्ट वाले केस में, तो ये mr² होगा, तो यहाँ पर लाइक r का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो जो भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस पर ये घूमेगा, तो वहां से क्या होगा, डिफरेंट मासेस में ले सकता हूँ।
मान लो कि यहाँ बाउंड्री पे जो मास होगा, ठीक है, उसका m1r1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जो होगा उसका मैंने m2r2 स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर जो लूंगा मैं उसका m3r3 स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली जो यहाँ पर आपको टोटल जो मास है, मतलब वो भी 5 kg है फर्स्ट केस में, दूसरे वाले में भी फर्स्ट 5 kg है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि आप कंसिडर कर सकते हो, ये पहला वाला जो आपका व्हील है, पहले वाले व्हील के केस में आप ये मान के चलोगे कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका पूरे का, बिकॉज ये व्हील सॉलिड है, तो अगर मान लो ये कंप्लीट सर्कल होता है, तो कंप्लीट सर्कल का मतलब है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो लगभग लगभग बीच में कहीं होगा सेंटर के पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो आर की वैल्यू है वो हो जाएगी छोटी मास की, ठीक है, ओवरऑल मास जो है। और दूसरे वाले केस में जब आप देखोगे तो आर की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, बिकॉज हमने मास को क्या करा है, उसके सरकमफेरेंस पे या बाउंड्री पे हमने उसको लगा दिया है, सो दैट कि आर की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ दूसरे केस में जो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर मिलेगा, तो सेकेंड वाले केस में जो एम आर स्क्वायर होगा वो आपका ज्यादा होगा, और यहाँ फर्स्ट वाले केस में जो है वो कम होगा। अब इस चीज का मतलब कैसे आप समझ सकते हो लाइक रियल लाइफ से, कि अगर आप दो व्हील लेते हो, मान लो एक आपका पूरा सॉलिड था और एक आपका अंदर से हॉलो था, तो अब आपको आपने क्या करा, इन दोनों पे रोटेटिंग फोर्स लगाया, ठीक है। रोटेटिंग फोर्स जब आप लगाओगे, ये घूम रहे हैं दोनों, अब घूमने के बाद अगर आप इनको रोकने की कोशिश करते हो, तो जब आप रोकने की कोशिश करोगे तो पहला वाला जो व्हील है वो आसानी से रुक जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो व्हील है वो थोड़ी मुश्किल से रुकेगा, बिकॉज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेकंड वाले केस में ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब पहले के लोग, मतलब अर्ली मैन, जब उन्होंने व्हील डिस्कवर किया था, तो लाइक उन्हें ये तो पता चल गया था कि ये काम की चीज है काफी, और इससे हम लोड को कैरी कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लोड को इस पर पहुंचा सकते हैं व्हील की हेल्प से। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि भाई इसमें क्या है कि जब आप थोड़ी सी ताकत लगा के, पहले वाले केस में थोड़ी सी ताकत लगा के आगे बढ़ाते हो इस व्हील को, तो वो अपने आप रुक जाता है, बिकॉज उसकी टेंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, क्योंकि आपने अगर उसको मोशन दे दिया है, ठीक है, तो उसको मोशन में ही रहना चाहिए अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, कि रेस्ट से अगर आप उसको मूव करवाना चाहते हो, तो वो शो ये करना चाहिए कि आप उसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और वो मूव नहीं करना चाहता। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये रहती है कि मान लो वो मूव कर रहा है तो वो रुकना नहीं चाहता, ठीक है। तो दूसरी वाली कंडीशन जो है, अगर हम मूवमेंट करवा रहे हैं व्हील के अंदर, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज अगर कोई चीज मूव कर रही है तो हम ये चाहेंगे कि भाई वो मूव करती रहे, कम ताकत देके वो मूव करती रहे। तो पहले वाले केस में क्या है कि जब व्हील आपका पूरा सॉलिड होगा, तो आप उसको ताकत दोगे, उसमें फोर्स लगाओगे, रोटेटिंग फोर्स लगाओगे, टॉर्क, तो वो घूमेगा और थोड़ी देर घूमने के बाद फिर वो रुक जाएगा, बिकॉज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, जैसे कि सेकंड वाले केस में, तो क्या होता, हमने उसको एक बार टॉर्क दे दिया, वो घूम रहा है और वो काफी देर तक घूमता रहेगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक आप इस चीज को समझ सकते हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। तो समझ आ गया फिर ये। भैया फर्स्ट वाले केस में तो उसका मास मतलब पूरा कंसंट्रेटेड है, तो उसका मास ज्यादा नहीं होगा। कहाँ पे? जो फर्स्ट केस है, मतलब जो हॉलो नहीं है व्हील, तो वो। मास किससे ज्यादा होगा, पहले ही मैंने ये कंडीशन बता दी ना कि मास दोनों का 5 kg है, एक को आपने पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और दूसरे वाले केस में आपने उसको उसके सरकमफेरेंस पे डाल दिया है। जब आप इन दोनों का वेट करोगे तो 5 kg मिलेगा आपको। लेकिन पहले वाले केस में क्या है, जब आपने मास को पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा वो लगभग लगभग सेंटर पे करेगा, जिससे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन दूसरे वाले केस में आर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, बिकॉज हमने उसको सरकमफेरेंस पे मास को फिट कर दिया है। ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, अभी जब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन,
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले क्या होता है कि द रेडियस ऑफ गायरेशन of a body about an axis is defined as the distance from the axis of a mass point whose mass is equal to the mass of whole body. And whose moment of inertia is equal to moment of inertia of the body about the axis of rotation. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस of a mass point whose mass is equal to the mass of whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने मास जो भी रोटेट कर रहा है पूरा मास, उसका सेंटर ऑफ मास आपने अगर लोकेट कर लिया जहां पे उसका सारा का सारा मास क्या है, कंसेंट्रेटेड है पूरी होल बॉडी का, ठीक है, तो उस पॉइंट मास का जो डिस्टेंस रहेगा कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एंड उस वो जो आपका सेंटर ऑफ मास पे जो मास रखा है उसका मास, वो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ठीक है, तो उस केस में जो वो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो डिस्टेंस है आपका एक्सिस से और उस मास तक का, उसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला रहता है वो है आपका, जैसे अभी आपने देखा था ना यहाँ पर I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला देखा था, तो मैंने आपको m क्या कंसीडर करके बोला था कि भाई ये जो आप m मान रहे हो ये पूरी बॉडी का वो वाला पॉइंट है जहां पे इसका पूरा सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि यहाँ पर इसका पूरा मास कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, तो मैंने इसको एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल कंसिडर कर लिया। ठीक है, लेकिन ये है पूरा का पूरा मास, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, लाइक ये यहाँ पर कुछ ऐसा है इस तरीके से। ठीक है, मान लो ये इस तरीके की कोई बॉडी थी एंड यहाँ पर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था और ये यहाँ पर रिवॉल्व कर रही थी, तो मैंने क्या करा, इस पूरी बॉडी का जो मास है वो ये सेंटर पे कंसीडर कर लिया। ठीक है, जो मैंने ये स्फेरिकल बॉल जैसा आपको शो करा है, तो मैंने इसको ये बॉल कंसीडर कर लिया, ये, तो मैंने कहा कि भाई पूरा जो मास है वो इस पॉइंट पे इसका कंसंट्रेटेड है, तो यही बोल रहा है कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो यही आर की वैल्यू होती है, ये वाला जो आर आपको दिख रहा है, जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या हो, एक पॉइंट मास की तरह काम करे और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जो इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो डिस्टेंस होता है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पूरे कंसेंट्रेटेड मास का या पॉइंट मास का, उसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब I इक्वल टू एम आर स्क्वायर में जो R है वही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो इसको मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं एम के स्क्वायर, इसके लिए हम एक टर्म अलग से के यूज कर लेते हैं, बिकॉज क्या है कि हम हमेशा ये नहीं मानेंगे कि भाई यहाँ पर जो आर डिस्टेंस है वो हमारा वो के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम कोई दूसरा केस लेते हैं, हमने बेसिकली क्या करा कि जैसे मान लो मैंने काफी सारे मासेस के सिस्टम ले लिए, यहाँ पर एक मास ले लिया, यहाँ पर एक मास ले लिया, यहाँ पर एक मास ले लिया, फिर यहाँ पर एक मास ले लिया, और यहाँ पर मान लो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है और ये m4 मास है, और इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो r1 r2 r3
और r4 है। तो यहाँ पे जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ठीक है, तब पूरा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा ये होगा इस पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, r लिया है। r इसलिए लिया है बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक मास को आइडेंटिफाई करके उसके डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से। लेकिन यहाँ पर इसका अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये जो चार मेरे को मासेस दिख रहे हैं, ये जो मेरे को चार मासेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, मतलब m1 m2 m3 और m4, इसका आप क्या करो, मेरे को नेट मास बता दो कि किधर की तरफ होगा। मान लो मैंने कह दिया कि ये जो है पूरा नेट मास इधर की तरफ है। ठीक है, इन चारों का जो टोटल मास है वो नेट मास मेरे को लग रहा है, मैंने सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन की तो मुझे इस पूरे सिस्टम का लगा कि भाई इसका जो नेट मास है वो इधर की तरफ एक्ट कर रहा है और ये k डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये जो मेरा k डिस्टेंस होगा वो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम का मास जहां पे किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो एंड उस पॉइंट का मतलब उस पॉइंट पे जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो। यानी कि ये जो आपने आई की कैलकुलेशन की, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर मास के लिए, ये मान लो इसे m डैश कह दिया, जो कि इस पूरे सिस्टम का नेट मास एक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, ये इमेजिनरी पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट पे ये m डैश अगर मास है, मतलब m1 m2 m3 m4 का जो नेट मास है वो एक्ट कर रहा है, और इसकी जो दूरी है सेंटर ऑफ एक्सिस से या मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो k के बराबर है। तो उस k को मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन। और ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो आपका कंसंट्रेटेड मास है या जो पॉइंट मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। यानी कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इसे हम के बोलेंगे। तो इसीलिए के और आर में डिफरेंस है। के आपका पूरे सिस्टम के लिए, आर आपका पर्टिकुलर एक मास के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब आप के स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई बाई एम मिलेगा, और के की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट आई बाई एम। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। चलो फिर इसके बाद बस एक आध टॉपिक और रह गया है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फॉर्मूला होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, लाइक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सर्कुलर रिंग का कितना होता है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी हम ब्रेक ले लेते हैं एंड 8:20 पे फिर वापस से मिलेंगे। तब तक इसको आप देख लो, कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना।